हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। मेरा नाम सत्या उपाध्याय है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जैसे अगर हम लाइफ की बात करें, लाइफ होता क्या है? लाइफ मतलब लाइफ किसकी है? जो भी लिविंग है, जिनके अंदर जान है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिविंग। तो कंपोनेंट्स हमें पता है दो तरीके के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में वो सब कुछ आ जाएगा जो भी आपके आसपास मौजूद है, जैसे कि मेरे आसपास मौजूद ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, ये फैन, कैमरा, ये सब कुछ क्या है? नॉन लिविंग। और लिविंग की अगर हम बात करें तो हमारे आसपास मौजूद जितने भी पेड़ पौधे हैं यानी प्लांट्स हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं या फिर ह्यूमन हैं, हम सब कुछ क्या है भाई? लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिविंग की बात करें तो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि किसी भी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट, किसी का स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये पूरा चैप्टर जो है वो डिपेंड है। ठीक है, जैसे अब ये बायो का फर्स्ट चैप्टर है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। अगर हम बायोलॉजी लिखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है बायोलॉजी, बट अगर आपको इसका मतलब ही नहीं पता है कि आप इस सब्जेक्ट पे पढ़ने क्या जा रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो अगर हम इस टर्म को तोड़ें तो बायो, अकेला जो बायो है, इसका मतलब क्या आता है? लिविंग। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बायो में जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड पढ़ेंगे और ये आपकी बायो का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले शुरू होता है सेल से। जैसे कि अगर बात करें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेट्स सपोज कि कोई प्लांट है या फिर कोई एनिमल है, तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है जिससे उसका पूरा शरीर बना है वो है सेल, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इमेजिन करें, मैं आपको एक पहले फ्लो चार्ट बताती हूँ, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी। मैंने बोला कि सेल से मिलकर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं, तो मैंने यहाँ पर ये एक सेल बनाया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर बना है तो उसके अंदर जो सबसे छोटी चीज है, जैसे कि अगर मेरे अंदर ले लो, किसी प्लांट के अंदर या अपने अंदर, तो आपके शरीर का जो सबसे छोटा काम करने वाला हिस्सा होगा वो है सेल। ठीक है, अभी हमें पूरे चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ना है तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलो, तो मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया है। ऐसे बहुत सारे जब सेल आपस में जुड़ते हैं, जैसे मैंने देखो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स ले लिए और इन्हें आपस में कंबाइन कर दिया, तो इनसे जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू। अब ये टिश्यूज जब कंबाइन होते हैं, टिश्यूज जब कंबाइन हुए, बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन हुए, तब ये बनाते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, और यही ऑर्गन्स जो है आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं कोई ना कोई सिस्टम। फिर सिस्टम के ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, एक स्केलेटन देना है, स्किन देना है, मतलब आउटर एपिडर्मिस देना है और पूरा स्ट्रक्चर तैयार। ठीक है, तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो हम लेते हैं कोई भी एक ऑर्गन, जैसे कि कोई भी सिस्टम लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मैंने कौन सा सिस्टम लिया? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या है? एक सिस्टम है। अभी सिस्टम कौन सा लिया? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या इस सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स हैं? हाँ बिल्कुल है। जैसे कि कुछ ऑर्गन, जैसे कि लिवर है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, पैनक्रियाज है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। वैसे लिवर जो है वो ग्लैंड में काउंट होता है और पैनक्रियाज भी ग्लैंड में काउंट होता है, पर हम मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टमक हो गया, पूरा का पूरा बकल कैविटी हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, वो सब कुछ क्या है? सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के अंदर के ऑर्गन्स। अब मैंने कोई भी एक ऑर्गन लिया, लेट्स सपोज कि मैंने लिया लिवर, तो लिवर कुछ ऐसा दिखाई देता है। मैंने क्या लिया? एक ऑर्गन लिया इस सिस्टम में से, डाइजेस्टिव सिस्टम में से एक ऑर्गन लिया, लिवर। लिवर की अगर बात करें तो लिवर क्या काम करता है? लिवर का काम क्या होता है? फैट को तोड़ना, फैट ब्रेक डाउन करना। ठीक है, लिवर का काम होता है फैट को ब्रेक डाउन करना। तो यानी कि लिवर एक ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और इसका कोई ना कोई काम होगा, पर वो काम कर कौन रहा है? वो काम इस लिवर के अंदर ऐसी तो कोई चीज होगी ना जिससे मिलकर लिवर बना होगा। तो हाँ, यहाँ पर लिवर किससे बना है? लिवर बना है एक तरीके के टिश्यूज से। ठीक है, अब लिवर एक तरीके के टिश्यू से बना है, जिसमें क्या बना है भाई? लिवर।
अब ये टिश्यूज किससे बने हैं? मैंने बताया था टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल्स से। तो यहाँ पे लिवर के लिए जो सेल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स। जहाँ पे भी हिपेटो वर्ड सुनोगे वो किसके लिए आता है? लिवर के लिए आता है, और साइट्स मतलब होता है सेल। तो दोबारा हमने लिया हिपेटोसाइट, बहुत सारे हिपेटोसाइट्स को जोड़ा तो एक तरीके का टिश्यू बना, और उन टिश्यूज को फिर उन टिश्यू से हमने क्या बनाया भाई? जोड़कर एक तरीके का ऑर्गन बनाया, और वो ऑर्गन किसी सिस्टम का पार्ट होगा, और वो सिस्टम जो है किसी लिविंग चीज को लिविंग बना रहा होगा। जैसे कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो तो उसके अंदर डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे मेन चीज पड़ी हमें जरूरत, अगर क्या ये सेल नहीं होती तो ये टिश्यूज बनते? नहीं बनते। अगर ये टिश्यूज नहीं बनते तो ऑर्गन्स नहीं बनते, और अगर ऑर्गन्स ही नहीं होते तो कोई सिस्टम नहीं होता, और कोई सिस्टम नहीं होता तो कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लाइफ, कोई लिविंग थिंग लिविंग नहीं रहती। ठीक है, तो यानी कि ये जो सेल बन गई हमारी, क्या बन गई भाई? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटा स्ट्रक्चर, सबसे छोटा फंक्शन करने वाला कोई भी यूनिट वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा एक सेल। ठीक है, अब सेल की अगर हम बात करें तो हमें कैसे पता चला कि सेल होती है, और कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से मिलकर बना होता है? किसी ने तो शुरुआत करी होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे बायोलॉजिस्ट के हम नाम पढ़ने जाएंगे, उसमें से कुछ जूलॉजिस्ट हैं और कुछ बॉटनिस्ट हैं। ठीक है, अब जूलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो एनिमल्स रिलेटेड पढ़ाई करते हैं उन्हें जूलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो प्लांट्स रिलेटेड करते हैं उन्हें बॉटनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम आ रहा है वो यहाँ पे देखो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया था भाई? 1665 में एक कॉर्क की थिन स्लाइस से सेल के बारे में पता लगाया। जैसे कि वो कार्टून आता है ना निंजा हथौड़ी, उसमें उसका पापा, जो क्या नाम होता है उसका, जो भी निंजा हथौड़ी में होता है उसके साथ फ्रेंड जो भी होता है, तो उसके पापा ड्रिंक करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो एक उनकी कांच की बोतल होती है, उसके ऊपर एक कॉर्क लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्क। बेसिकली एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्क। अब ये जो कॉर्क होता क्या है? बेसिकली एक वुड का पार्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? इस वुड के पार्ट से एक छोटी सी स्लाइस निकाली थी, एक पतली सी एक लेयर निकाली थी, और उसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंडर रखा था। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिससे हम ऐसी चीजों को देखते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से हम जितना भी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है उसको देखते हैं। जैसे कि मान लो अभी तुम्हारे हाथ में जो जर्म्स होंगे, या फिर कोई भी आपको सेल देख रही है, तो वो हम किसकी हेल्प से देखते हैं? सबसे छोटी चीज जो हमें नहीं दिखती इन आंखों से, चाहे वो कोई प्रोटोजोन हो, चाहे वो कोई सेल हो, कुछ भी हो, तो वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो कि है माइक्रोस्कोप। और यहाँ पे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? प्रिमिटिव मतलब पुराना। देख लो, खुद देख लो, बात कब की है? 1665। तो उस टाइम पे एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था हमारे पास। क्या था भाई? प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने इस लकड़ी का एक पतला सा एक टुकड़ा बोल सकते हैं, लेयर या स्लाइस बोल सकते हैं, उसको रखा। और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो क्या देखा? उन्होंने देखा कि इस लकड़ी के टुकड़े को जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उन्होंने कहा यार यहाँ पे तो कुछ रूम जैसा नजर आ रहा है मुझे, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ऐसा कुछ। ये लकड़ी का वही टुकड़ा है जिसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस कॉर्क की एक थिन स्लाइस को रखा। कब रखा था? 1665। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, जब मैंने इसको रख के देखा इस स्लाइस को, तो इसके अंदर छोटे छोटे कमरे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे थे। देखो, स्मॉल रूम जैसे लग रहे हैं, स्मॉल कंपार्टमेंट्स। और एक स्मॉल कंपार्टमेंट को, यानी इसके ये जो एक कमरे जैसा स्ट्रक्चर है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा, एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखा,
ठीक है, जिसमें बहुत छोटे छोटे कमरे जैसे कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे थे और उसमें से किसी भी एक रूम को इन्होंने एक नाम दे दिया सेल। और सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अ स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा। ठीक है, तो उस टाइम पे इतने नॉलेज नहीं थी तो रूम वगैरह कह दिया, बट आगे चल के इनकी जो यही स्टडीज थी इसने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी। ठीक है, इसी की वजह से अगर सेल के ऊपर ही बहुत सारी स्टडीज़ हुई, आगे सेल के बारे में जाना गया, इससे फिर बहुत सारी हेल्प हुई, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में आगे काफ़ी चीज़ें तो सेल्यूलर लेवल पर होती है, सेल्यूलर मतलब सेल के लेवल पर होती हैं। बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जा रहा है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं होता कि हमारे शरीर के अंदर है क्या, किससे बने हैं, क्या क्या है इसके अंदर, कैसे कैसे सब फंक्शन कर रहा है, तो अगर कोई बीमारी भी होती है तो उसकी भी हम दवा नहीं निकाल पाते और ऐसे बीमार पड़े रहते। ठीक है, तो इनका जो है साइंस में, साइंस की हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने हमारी सबसे छोटी यूनिट सेल के बारे में बताया। कब बताया भाई? रॉबर्ट हुक ने बताया 1665 में। कॉर्क की एक पतली स्लाइस ली थी और उसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा, और उस माइक्रोस्कोप के अंदर जब रख के देखा तो उसमें छोटे छोटे स्मॉल रूम जैसे स्ट्रक्चर नजर आए, जिसको उन्होंने नाम दिया सेल। और ये सेल एक लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा, अ स्मॉल रूम या फिर अ लिटिल रूम। ठीक है, तो सेल के बारे में पता चल गया होगा। अब मुझे तुम लोग ये बताओगे कि क्या ये जो कॉर्क था, क्या ये जो लकड़ी थी, ये लिविंग होगी या नॉन लिविंग? मैंने बोला लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा था ये लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा? देखो, अब मैं तुम्हें एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ सेल का। मान लेते हैं कि ये कोई सेल है, बिल्कुल रफ, आगे तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, सेल के अंदर एक आदेश देने वाला, एक सब पे हुक्म जमाने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या करता है भाई? सबके ऊपर हुक्म जमाता है। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कहता है मैं ही राजा हूँ। हर एक सेल का अपना एक राजा होता है। ठीक है, हर एक सेल का अपना एक ब्रेन, अपना एक दिमाग, अपना एक राजा बोल सकते हो, वो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये मैं बस एक आउटर लुक दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ टर्म्स के साथ। ठीक है, तो हर सेल, वैसे तो तुम 8th में भी पढ़ के आए होगे, तो जिसने पढ़ा होगा, ठीक है, बाकी जिसने लॉकडाउन में बुद्धि गवाई होगी वो देखे, ध्यान दे इधर। ठीक है, तो एक सेल बनाई है मैंने, वो एक रूम, एक कमरा जो मैंने बताया था वो कुछ ऐसा बनाया है, और हर एक रूम के अंदर, हर एक सेल के अंदर एक राजा होता है। ये क्या है भाई? एक राजा है। ठीक है, ये इसका ताज है। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये जो सेल की बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और इस राजा की प्रजा भी होगी जो इसके साथ साथ काम कर रही होगी, तो थोड़ी सी प्रजा बना देते हैं यहाँ पे। इसकी प्रजा का जो शक्ल है वो आड़ी टेढ़ी है। ठीक है, पर याद करना पड़ेगा। तो इस राजा की अजीबोगरीब प्रजा। ठीक, और एक और अजीब गरीब प्रजा होती है, कुछ ऐसी दिखाई देती है, ऐसे। तो ये राजा, और राजा के लिए काम करने वाले बहुत सारे उसके लोग। तो इन लोगों का नाम अगर देखें तो ये देखो, पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है, और ये मान लो 5वां हो गया। तुम बोलोगे ये तो सेम सेम लग रहा है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, ऐसे कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। देखो, ये इसके ऊपर भी होते हैं, ऐसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, एक आउटर लुक होता है एक सेल का। यानी कि सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। सेल हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है, पर सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमने बोला एक सेल है जो कि एक रूम है, और इस सेल के अंदर एक इसका किंग है, एक किंग है, किंग बोल लो, ब्रेन बोल लो, जो इस सेल को चला रहा है। जैसे कि इस रूम में अगर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मेरे अनुसार बच्चे काम करेंगे, तो मैं ऑर्डर देने वाली, तो मैं क्या हो गई? न्यूक्लियस। ये बच्चे क्या हो गए? इसकी प्रजा, जो इसके लिए काम कर रही है। और इसकी प्रजा, ये सारी प्रजा है 1 2 3 4 5, इन प्रजाओं को बोलते हैं सेल ऑर्गेनलीज। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनलीज। ठीक है,
सब पढ़ना है, बस एक मैं क्योंकि फर्स्ट एक लेक्चर है तो इसमें हम थोड़ा सा पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू ले रहे हैं। बाकी हम दोबारा अगली क्लास में जो हमारा सेशन होगा उसमें दोबारा से क्या स्टार्ट करेंगे भाई, सेल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो हमने पढ़ा कि बहुत छोटे छोटे कमरे के स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे कॉर्क के अंदर, कॉर्क के टुकड़े स्लाइस के अंदर, उसे बोला था सेल। सेल एक लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है अ स्मॉल रूम या फिर अ लिटिल कंपार्टमेंट, ठीक है। अब सेल का हमने एक आउटर लुक बनाया तो उसमें हमने क्या देखा, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक राजा होता है जो सबको आदेश दे रहा होता है और ये राजा हर एक सेल में एक ही होता है, राजा एक ही होता है। इस सेल का भी राजा एक ही है जिसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियस। और इस राजा की प्रजा होती है जो इसके लिए काम कर रही होती है, ये बोलेगा पानी लाओ तो पानी लाएंगे, ये बोलेगा इसको बाहर भेजो तो उसको बाहर भेजेंगे, उसको अंदर लाओ तो अंदर भेजेगी, ठीक है। तो यानी कि जितनी चीजें 1 2 3 4 5 जिसमें मैंने मार्किंग करी है वो सब किसके लिए काम कर रहे हैं, इस राजा के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो 1 2 3 4 5 है इन सबको हमने क्या बोला, ये जो 1 2 3 4 एंड 5 ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हमने क्या बोला, सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक। सबसे बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन, राजा न्यूक्लियस, जो राजा के लिए काम कर रहे हैं यानी जो न्यूक्लियस के लिए काम कर रहे हैं उन्हें बोला सेल ऑर्गेनल्स। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है। सेल को बताने वाले थे रॉबर्ट हुक जिन्होंने 1665 में इसकी डिस्कवरी करी, ठीक है। इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव, पुराने तरीके का माइक्रोस्कोप। सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल नहीं होती तो हम भी नहीं होते। फिर हमने क्या पढ़ा कि एक सेल होती है, मतलब एक सेल होती है, उस सेल से मिलकर क्या बनते हैं, जब बहुत सारी सेल्स को हम कंबाइन करते हैं तो उनसे मिलकर बनता है एक तरीके का टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो उनसे बनता है ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन को कंबाइन किया जाता है तो उनसे कोई सिस्टम बनता है, और एक सिस्टम के ऊपर एक आप आउटर लुक दे दो, एक उसका स्केलेटन दे दो, एक उसकी स्किन या जो भी और चीज़ें चाहिए उसे दे दो, तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यानी बहुत सारे सिस्टम कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब तुम्हें मुझे बताना है सबसे पहली चीज जो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्वेश्चन नंबर 1, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल का नाम बताना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 2 जो आंसर करोगे, आंसर करना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, पूरे वर्ल्ड में जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका नाम बताओगे। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी सेल इस पूरी दुनिया में कौन सी है, ठीक है। और सबसे बड़ी सेल कौन सी है। इसके साथ साथ अगली क्लास में हम लोग करेंगे सेल का एक पूरा इसके अलावा पढ़ेंगे कि सेल कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के बेसिस पे कैसे बनाए गए हैं, ठीक है। तो अभी उन सबका मैं नाम नहीं लूँगी वरना सब मिक्स हो जाना है माइंड में, ठीक है। तो आज हमने जितना पढ़ा इसी को हम पूरा एलॉबरेट करके और इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। जैसे हम सेल मेम्ब्रेन को अलग पढ़ेंगे, इन सारे स्ट्रक्चर्स के अलग अलग नाम हैं, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। और सेल के बारे में अभी रॉबर्ट हुक है, इसके बाद और कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी दी, सेल के बारे में और ज़्यादा बताया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ शुरू होती है तो आगे भी बहुत सारे लोग आते हैं जिसमें वो अपना अपना योगदान देते हैं। अभी इन्होंने सिर्फ सेल के बारे में बताया, आगे चल के हम देखेंगे कि न्यूक्लियस की खोज किसने करी, और ये जो सेल जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करी थी लिविंग थी या नॉन लिविंग थी। सो हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन जो कि हमेशा हर बार पूछा जाता है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, सेल की डिस्कवरी किसने करी और कैसे करी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसका एक आंसर लिखा है, सेल्स वर डिस्कवर्ड इन 1665, कोशिकाओं की जो खोज हुई थी वो हुई थी सन 1665 में बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक। और इनकी खोज किसने करी थी, एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। व्हाइल ऑब्जर्विंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू अ माइक्रोस्कोप लेंस, और उन्होंने खोज कैसे करी, उन्होंने एक पतली लेयर किसकी, कॉर्क की एक पतली स्लाइस को एग्जामिन किया अंडर अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप का टाइप क्या था, प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। During his examination, he noticed that cork was made up of several tiny compartments and he named them cells. उन्होंने क्या देखा
जब वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि ये जो कॉर्क है ये बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल रूम्स लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे क्या बोलते हैं भाई, टाइनी मतलब छोटा, कंपार्टमेंट मतलब रूम, ठीक है, बहुत सारे टाइनी कंपार्टमेंट से मिलकर बना है, बहुत सारे छोटे छोटे कमरों जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। और उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला उन्होंने, सेल। और सेल क्या है, सेल इज अ, अगर लैटिन भाषा में देखें तो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, अ स्मॉल रूम, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ, बट इसके पीछे रीजन है कि जब मैं बार बार बोलूंगी तो आप बार बार उसको सुनोगे तो पूरा माइंड में सेट हो जाएगा और भूलोगे नहीं, ठीक है। अगला, सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल मैंने बताया था कि हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है वो एक सेल है। तो सेल को क्या बोलते हैं भाई, सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे देखिए अगर तो लिखा हुआ है कुछ, सेल्स फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है वो कौन प्रोवाइड कराता है, एक सेल प्रोवाइड कराती है। एंड अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म्स अ टिश्यू। और सिमिलर सेल्स को जब हम जोड़ देते हैं तो वो एक तरीके का टिश्यू बनाती है, और टिश्यू को हम हिंदी में कहते हैं उत्तक, ठीक है। और जब हम टिश्यूज को कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन्स। अब मैं यहाँ पे जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है सेल ऑर्गेनाइजेशन। पहले एक बार आप ये देख लो। अब जो मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ वो है सेल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मैंने बात अभी पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले भी करी थी, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, देखो, सेल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि मान लो एक सेल है, मैंने मान लिया ये कोई एक सेल है, इसका काम क्या है, ऐसे ही मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये करती है डाइजेशन, ठीक है। ये सेल का काम क्या है, डाइजेशन। ऐसे मैंने डाइजेशन करने वाली बहुत सारी सेल्स ली, ये सारी सेल्स का एक ही फंक्शन है, ये सारी सेल्स का एक ही फंक्शन है, ये सारी की सारी क्या करती है भाई, डाइजेशन करती हैं। तो जब मैं क्या इन्हें बोल सकती हूँ कि ये सारी सेल्स क्या है, सिमिलर है, क्योंकि इनका काम एक ही है, डाइजेशन करना, ठीक है। तो ये सारी क्या है भाई, सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स। तो ये सिमिलर सेल्स जिनका काम था डाइजेशन करना, ये आपस में कंबाइन हो गई और इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया उसको हमने क्या कहा, टिश्यू, ठीक है। तो एक सेल थी जिसका कोई एक फंक्शन होगा, कोई एक काम होगा, कोई एक स्ट्रक्चर होगा। ऐसे ही सिमिलर सेल्स को, बहुत सारी सेल्स को हमने अगर जोड़ दिया तो हमें जो स्ट्रक्चर मिला उसे हम कहते हैं टिश्यू, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन टिश्यूज को कंबाइन किया और इन टिश्यूज से जो मुझे मिलेगा वो मिला मुझे एक ऑर्गन। तो जब हमने इन सिमिलर सेल से बने हुए टिश्यूज को कंबाइन किया तब जो हमें स्ट्रक्चर मिला उसे हम क्या बोलेंगे, एक ऑर्गन। अब अगर मैंने बोला था कि इस सेल का एक काम है, ये डाइजेशन कर रही है, तो इस टिश्यू, ये जो टिश्यू है ये ऐसे ही सेल से बना है, ग्रुप ऑफ सेल से बना है, तो इसका भी काम क्या होगा, इसके अंदर ये भी डाइजेशन, तो ये पूरा टिश्यू का भी काम क्या होगा, डाइजेशन करना। तो इनसे मिलकर जो ऑर्गन बनेगा उसका भी क्या काम होगा, डाइजेशन करना। और वो ऑर्गन कौन सा है, स्टमक, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन जोड़ दो, इसके साथ क्या क्या जोड़ दो भाई, ईसोफेगस ले आओ, ठीक है, इसके साथ पूरी बकल कैविटी ले आओ, ठीक है, यानी माउथ वगैरह ले आओ, इसके साथ बहुत सारी कुछ डक्ट्स हैं उन्हें जोड़ दो, इसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन ले आओ, लार्ज इंटेस्टाइन ले आओ, इन सबको कलेक्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सिस्टम। और क्योंकि ये सिस्टम क्या कर रहा है, डाइजेशन, तो ये कौन सा सिस्टम बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर ये सिस्टम लो और इसके साथ बहुत सारे और सिस्टम जोड़ दो, जैसे कि और कौन सा सिस्टम है हमारे पास, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास क्या है भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और इन सारे सिस्टम को जोड़ दो, इसके बाद एक आउटर लुक दे दो, जैसे मैंने बोला था, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दो, बोन्स दे दो अगर वो बोनी है तो, उसके बाद स्किन लगा दो उसके ऊपर, तो क्या बन जाएगा, एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। मतलब ऐसे ये जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बॉडी की, कि कोई भी एक सेल है उसका एक काम होगा, ऐसी बहुत सारी सेल से मिलकर टिश्यू बना होगा, ऐसे बहुत सारे टिश्यू से मिलकर एक ऑर्गन बना होगा जो कि एक काम करता होगा, एक फंक्शन करता होगा। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन उसके साथ जुड़कर एक सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे जब सिस्टम जुड़ जाते हैं तो वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ओके,
अभी तक हमने पढ़ा कि सेल क्या होता है, सेल को देने वाले कौन थे, ठीक है, सेल के बारे में बताने वाले कौन थे, वो थे रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पे उसी का एक अगला टॉपिक है, बेसिकली हम बोल सकते हैं डिस्कवरीज, ठीक है। सिर्फ रॉबर्ट हुक ही नहीं थे, इनके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट आए जिन्होंने सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरीज करी या फिर कुछ थ्योरीज दी, ठीक है। तो हम उनके बारे में जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में हमने पढ़ा था। 1665 में डेड सेल को डिस्कवर किया था, किसका यूज करके, कॉर्क का यूज करके। इनके बाद है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने 1674 में पहली बार फ्री लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में डिस्कवर करी। और वो जो पहली लिविंग सेल थी वो कौन सी थी भाई, स्पर्म सेल, ठीक है, इन पॉन्ड वाटर। ईयर क्या था, 1674। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए 1831, इन्होंने जो मैंने आपको बताया था ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस के बारे में, मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। उसके बाद आए जेई पुरकिंजे, इन्होंने 1839 में एक टर्म दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टर्म कौन सा था, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म होता क्या है हम आगे चल के देखेंगे जब हम ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जानो कि प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी एक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि सभी सेल में पाए जाने वाला लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद सेल थ्योरी को देने वाले दो साइंटिस्ट थे, पहले थे शील्डन, ये उनके सरनेम्स है, ठीक है, शील्डन एंड श्वान। शील्डन क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने 1838 में पहली बार सेल थ्योरी का एक आइडिया दिया था, ठीक है। इन्हीं के एक साल बाद आए एक जर्मन जूलॉजिस्ट जिनका नाम था श्वान, ठीक है। 1839 में और 1830 इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी क्या होता है भाई, सेल थ्योरी क्या होती है, तो सेल से रिलेटेड एक थ्योरी होती है जिसमें हमें पता चला कि कोई भी एनिमल या फिर कोई भी प्लांट जो है वो सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो सेल थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी एनिमल या फिर कोई भी प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक विच इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर एंड सेकंड वन इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यहाँ पर यूनि का मतलब होता है वन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल ओनली, यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय मतलब ऐसे जीव जो कि सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं, ठीक है। तो जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही सेल से बने होते हैं, जबकि अगर हम देखें जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोर देन वन सेल से बने होते हैं, यानी इनको बनने के लिए भाई एक से ज्यादा कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखें, all the necessary processes of life are carried out by a single cell only। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेल्युलर है यानी एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ, जो जनहित में जारी वाला एग्जाम्पल है वो दे देते हैं, अमीबा, ठीक है, जिसकी कुछ ऐसी इरेगुलर शेप होती है, सब जानते हैं अमीबा को, ठीक है। तो अमीबा क्या है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अमीबा सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है। और इससे क्या पता चलता है कि इसके अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होंगे, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, ठीक है, या फिर बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे होंगे, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये सब कुछ कौन कर रहा होगा, सिर्फ एक सेल ही कर रही होगी, ठीक है। बट मल्टी सेल्यूलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं और उनके अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय मल्टीपल सेल्स। तो अलग अलग तरीके की सेल्स अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करती है, यानी डाइजेशन के लिए अलग तरीके की सेल, सर्कुलेशन के लिए अलग, रेस्पिरेशन के लिए अलग तरीके की सेल, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दे हैव एन इरेगुलर शेप। यहाँ पर जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी शेप जो है वो इरेगुलर होती है, डेफिनाइट नहीं होती, यानी फिक्स नहीं होती है, इरेगुलर होती है। अमीबा ऐसा भी दिख सकता है, अमीबा ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है, तो इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। बट यहीं पे अगर हम बात करें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स,
ठीक है। तो किसी भी प्लांट को देख लो या किसी भी एनिमल को देख लो या फिर ह्यूमन को देखो, आप इंसानों को देखो, तो क्या हमारी शक्ल का ढांचा जो है हर दिन चेंज होता रहता है? हमारी शेप क्या है भाई? फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी शेप क्या होती है? फिक्स होती है, डेफिनाइट शेप होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का, तो यहाँ पर लिखा है रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स अ सिंगल सेल, यानी कि यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय जीवों में जो प्रजनन या जनन होता है वो सिर्फ यही इकलौती जो सिंगल सेल है यही करती है। यानी कि अमीबा के अंदर कोई स्पेशल सेल नहीं है जो कि अलग से रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, अगला अगर हम देखें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि इंसानों में या फिर एनिमल्स प्लांट्स में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है भाई? कुछ ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी जिन्हें हम कहते हैं जर्म सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब प्लांट्स में भी देखो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो अलग होता है, फ्लावर में होता है रिप्रोडक्शन, है ना। और एनिमल्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें तो हम बोलते हैं गमीट्स। ठीक है, गमीट्स क्या होती है? एक तरीके की सेल होती है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, गमीट्स बोल लो, ठीक है, या फिर सेक्स सेल्स बोल लो या फिर जर्म सेल्स बोल लो या फिर रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, ये चारों एक ही के नाम है। ठीक है, तो ये एक तरीके की सेल्स होती हैं, अलग तरीके की सेल्स होती है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। यानी कि हमारी स्किन की सेल, हमारे हेयर्स की सेल्स, हमारी नेल्स की सेल्स, लीवर की सेल, स्टमक की सेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, इसके लिए अलग से सेल बनाई गई हैं जिन्हें हम कहते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं। और अगर हम इसका एक लास्ट पॉइंट देखें, एक और डिफरेंस यहाँ पे बनाया जा सकता है इनके लाइफ स्पैन को लेकर। ठीक है, इनके लाइफ स्पैन कि इनमें से कौन ज्यादा टाइम तक जिंदा रहता है। ठीक है, लाइफ स्पैन मतलब पूरा जीवन काल किसका ज्यादा होता है। तो अगर हम यूनिसेल्यूलर की बात करें तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है शॉर्ट लाइफ स्पैन। ठीक है, यानी कि ये ज्यादा जिंदा नहीं रहते हैं, इनकी ज्यादा लंबी लाइफ नहीं होती है। बट अगर हम बात करें मल्टी सेल्यूलर की तो इनका जो लाइफ स्पैन होगा वो होता है लॉन्ग लाइफ स्पैन। ठीक है, तो एक बार हम कलेक्टिवली समझते हैं चीजों को। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, मल्टी सेल्यूलर जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल है अमीबा और मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, और ह्यूमंस। यूनिसेल्यूलर में अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितने भी अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो सब कुछ सिर्फ एक ही इकलौती सेल करती है। बट मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस अलग अलग तरीके की सेल्स को दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए। फिर यूनिसेल्यूलर में आते हैं, दे हैव एन इरेगुलर शेप, इनकी जो शेप है वो इरेगुलर होती है। और मल्टी सेल्यूलर की क्या होती है? रेगुलर, एक डेफिनेट, एक फिक्स शेप होती है। फिर से इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो यही इकलौती सेल करती है अपने आप को ही। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो दो हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, जैसे अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा में क्या होता है? ये अमीबा है और ये जैसे ही रिप्रोड्यूस करता है तो अपने आप को ही क्या करता है? अपनी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। यानी इकलौती यही जो अमीबा था इसी ने क्या कर दिया? अपने आप को खुद ही पूरा रिप्रोडक्शन में इसने पार्टिसिपेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे यही एक सिंगल सेल रिप्रोडक्शन करती है। बट अगर मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पेशल तरीके की सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जर्म सेल्स, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। फिर हमने पढ़ा इनका लाइफ स्पैन। यूनिसेल्यूलर का लाइफ स्पैन होता है शॉर्ट, ठीक है, यानी छोटा होता है, और मल्टी सेल्यूलर जो है उनका लाइफ स्पैन क्या होता है भाई? लॉन्ग लाइफ स्पैन, यानी ये मल्टी सेल्यूलर जो है वो यूनिसेल्यूलर से ज्यादा जिंदा रहते हैं, ज्यादा टाइम तक जीते हैं। ठीक है,